हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम क्लास 8 की ज्योग्राफी कर रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 2 हमने देखा था। उसके आधा चैप्टर देख लिया था, जिसमें हम लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। जिसमें हमने लैंड और सॉइल की तो बात कर ली थी, अब हम वाटर और नेचुरल वेजिटेशन में देखेंगे। लैंड और सॉइल में अपन ने क्या बात की थी कि लैंड के यूजेस देखे थे कि लैंड के कितने तरीके के यूज़ होते हैं, लैंड होता क्या है, लैंड की अपर लेयर जो होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सॉइल बोला जाता है, और सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सॉइल में क्या कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, कल के वीडियो में देख लिया था। होपफुली आपने वो पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो तो वो चैप्टर प्लीज़ जाके पहले पढ़ लें। आज हम बात करते हैं वाटर के। आप क्या समझते हैं वाटर का मतलब, क्या समझते हैं? पानी। पानी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पानी हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह का ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बिना लाइफ को सरवाइव कर पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। हमारे अर्थ में 3/4 सिर्फ इतना पार्ट लैंड है, बाकी का पूरा पार्ट जो है वो वाटर वाला एरिया है। ठीक है, तो वो चीज़ अपन को समझनी है। यहाँ पे देखना है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरा 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, और हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि ये 3/4 ऑफ द एरिया जो है वो वाटर से कवर है, इस वजह से उसको वाटर प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेंस, जो हमारे अर्थ में लाइफ बिगिन हुई है वो सबसे पहले कहाँ से बिगिन हुई है? वो ओशियन से बिगिन हुई है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने के बाद से वो चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, इवन टुडे द ऑक्सीजन कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सपोर्ट्स द रिच वेराइटी ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे अच्छी वेराइटी ऑफ ए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हमें कहाँ पे मिलते हैं? वाटर में मिलते हैं, ओशियन में मिलते हैं। ओशियन वाटर इज सलाइन। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, जो ओशियन वाटर है वो सलाइन है। ठीक है, 3/4 है। इस 3/4 में आप मैक्सिमम ओशियन देखेंगे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। इन 5 ओशियन, जितने भी ओशियंस हैं, इन सब का पानी जो है वो सलाइन है। और सलाइन होने की वजह से ही क्या होता है कि वो ड्रिंकेबल नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते हैं, इसलिए वो इतना यूज़फुल नहीं होता है। वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो ह्यूमन के ड्रिंकेबल फॉर्म में है। ठीक है, not fit the human consumption and the fresh water amounts only 2.7%। सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर कितने? 2.7%। और फ्रेश वाटर में भी कैसे? आइस फॉर्म में, ग्लेशियर फॉर्म में, लेक, ग्राउंड वाटर और क्या कहते हैं, रिवर्स, इन सब फॉर्म में 2.7 फॉर्म में फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर का मतलब है कि नॉन सेलाइन। ठीक है, मतलब वो नमकीन नहीं है। ठीक है, नॉन सेलाइन है। ठीक है, 70% ऑफ दिस ऑकर द आइस कैप शीट। इस 2.7 में से भी 70% आइस शीट और ग्लेशियर्स में है। ठीक है, तो वो हमारे यूज़ आने ही नहीं वाले। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स में वो आइस के फॉर्म में है। ड्यू टू देयर लोकेशन इट इज़ इनएक्सेसिबल, और वो इनएक्सेसिबल भी है। Only 1% of the fresh water is available to fit the human use। सिर्फ और सिर्फ ये 1% ही है जो इंसान के यूज़ आने वाला है, बाकी यूज़ नहीं आ रहा है। It is found as a groundwater, as the surface water in river, lakes, as water vapors in the atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये चीज़ होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, फ्रेश वाटर के बारे में चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन की गई हैं। क्या डिफाइन की गई हैं? फ्रेश वाटर इज देयर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस। सबसे प्रीशियस सब्सटेंस कौन सा है? फ्रेश वाटर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से ना लिया जा सकता है ना उसको दिया जा सकता है। आपने बहुत अच्छे से वाटर साइकिल पढ़ी होगी, जिसमें आपने देखा होगा सन जो होता है, सन की हीट की वजह से जो वाटर्स होते हैं वो एयर में
आते हैं और वाटर वेपर फॉर्म करते हैं और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पे वो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद वो किसी माउंटेन से टकराते हैं या कुछ भी होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्लाउड्स जो होते हैं वो फटते हैं और वो प्रेसिपिटेशन कराते हैं। ये प्रेसिपिटेशन कराते हैं स्नो फॉर्म में या फिर क्या कहते हैं वाटर फॉर्म में। यदि वो वाटर फॉर्म में कराते हैं तो उसे रेनफॉल करते हैं। जिस तरीके से वाटर यहाँ पे गया, क्लाउड बनाया, क्लाउड से नीचे आया, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल जो है वो होती है जिसमें जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ है, ना तो वाटर लेती है ना वाटर देती है, सिर्फ और सिर्फ ये वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Its total volume remains constant. The abundance only seems it a vary because it is a constant motion cycling through the oceans, the air, the land, back again through the process of a evaporation, precipitation और runoff। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे वाटर साइकिल में समझाई है उसी के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी से लिखी हुई है, ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ ए वाटर एन ईयर। आप जब अपने घर में नल चलाते हो, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि हाथ धो लो, सबसे ज़्यादा हाथ धो लो, ठीक है, कहीं से आप बाहर से हाथ धो लो, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस टैप को ऑन कर देते हैं, साबुन लगा के हम उसको मल नहीं रहे होते हैं 20 सेकंड, हम टैप ऑन रहने देते हैं और फिर उसके ऊपर हाथ लेकर जाते हैं। इस तरीके से टैप से जो पानी वेस्ट होता है वो 1200 लीटर होता है हर साल इतना पानी वेस्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा वेस्ट है जिसका हर्जाना हमें आफ्टर सम टाइम्स भुगतना पड़ेगा। और इवन जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे होंगे उनको उनकी कीमत बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ ए वाटर, नॉट ओनली द ड्रिंकिंग और वॉशिंग, सिर्फ इतने में यूज़ नहीं होता, ऑल्सो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किस में यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ होता है, रिजर्वायर, डैम्स, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, कैश क्रॉप की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, मतलब वाटर का यूज़ भी इंक्रीज़ होगा और उस वाटर के यूज़ की वजह से क्या कहते हैं वाटर वेस्टेज भी बढ़ेगा और वाटर का यूज़ भी बढ़ेगा। तो हमें उसको उस तरीके से यूज़ करना है। और फिर यहाँ पे वही चीज़ याद दिलाई गई है कि सिर्फ 1% ही तो है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उस तरीके से यूज़ करना है कि वो आज के प्रेजेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल किया जा सके और फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल किया जा सके। यहाँ पे देखिए, एक इंसान एक दिन में कितना पानी यूज़ करता है? ड्रिंकिंग के लिए वो 3 लीटर लेता है, ठीक है, 3 लीटर पानी एक नॉर्मल इंसान पीता है रोज़, ठीक है। कुकिंग के लिए 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर कुकिंग के लिए। बाथिंग के लिए 20 लीटर पर पर्सन और पर डे की बात कर रहे हैं अपन। फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल 40 लीटर, गार्डनिंग 23 लीटर। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे काम है जो इंसान डेली करता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात कर ले, प्रोडक्शन की बात कर ले, इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, तो उन सब का तो इसमें लिखा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जो है वो दिन भर में 150 लीटर जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। अब आती है प्रॉब्लम्स की बात, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स की बात आती है, ठीक है। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ ए वाटर इन ए मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ? मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ द फ्रेश वाटर सप्लाई। क्यों? क्योंकि कंट्रीज लोकेटेड इन ए क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टिकल ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ए वाटर स्कैरसिटी। आप देखोगे कि वो क्लाइमेटिक रीजन जहाँ पे ड्रॉट आता है, ठीक है, सूखा जहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे आप देखोगे कि वाटर स्कैरसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये आप देखोगे कि हर एक कॉन्टिनेंट के
20 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों सीजन में, दोनों हेमिस्फीयर में वेस्टर्न साइड पे देखोगे आपको ज़्यादा ड्रॉट वाले रीजन दिखेंगे और ज़्यादा स्कैसिटी दिखेगी। अभी अपन वो मैप में देखते हैं, ठीक है। वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस वेरिएशन ऑफ द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्कैसिटी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन वॉज द ऑफ वाटर सोर्सेज। अब देखो ड्रॉट जो है तो एक ये रीज़न है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक रीज़न की वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो ड्रॉट हो गया, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ओवर यूज़ ऑफ ए वाटर, ओवर यूज़ ऑफ ए वाटर की वजह से भी वहाँ का वाटर ही ख़त्म हो गया तो भी तो ड्रॉट आ सकता है ना। तो ये 2-3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ड्रॉट आता है। अब इनका सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन में ये क्या बात कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ ए वाटर, वाटर के कंजर्वेशन की बात कर रहा है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है। स्टेप टू टेकन टू कंज्यूम द dwindling resources through the water is a renewable resources, its overuse pollution make it unfit use। अब देखिए होता क्या है कि इंडस्ट्रीज यूज़ करती है कोई भी वाटर और उसको ड्रेन आउट कर देती है, या तो वो रिवर में ड्रेन आउट कर देती है या किसी भी जगह पे ड्रेन आउट करती है। तो इस तरीके के वाटर फॉर्म अपन को मिलते हैं, तो ये तो यूजेबल नहीं है ना, ये तो पूरा पॉल्यूटेड हो गया। और ये मान लीजिए किसी रिवर पे चला गया तो पूरी की पूरी रिवर का वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर, मेजर कंटेमिनेशन दैट पॉल्यूट द नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्या क्या, नाइट्रेट, मेटल, पेस्टिसाइड, इनकी वजह से जो होता है, इनकी वजह से क्या कहते हैं ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। देखो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर सो द सरफेस रन ऑफ स्प्लेंसिंग द अंडरग्राउंड वाटर। इसमें फॉरेस्ट और वेजिटेशन करने से हम अंडरग्राउंड वाटर, जो ये लैंड सरफेस के अंदर जो वाटर है, जो आप बोरिंग बोलते होगे अपने घर में जहाँ से पानी आता होगा ज़मीन के अंदर से, उस वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट और वेजिटेशन करके, ठीक है। दूसरा, हम कैनाल बना सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए। मान लीजिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं, यहाँ से लेके आपके घर से लेकर आपके जो भी नेटिव प्लेस है वहाँ तक पूरी ऐसी एग्रीकल्चर की ज़मीन है तो वहाँ पे हम कैनाल बना सकते हैं, जिस कैनाल के थ्रू हर एक एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कहते हैं इरिगेशन करने का मौका मिले, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि हम वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, वाटर सीपेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, ये स्प्रिंकलर, देखिए इस तरीके का स्प्रिंकलर जो है हम यूज़ कर सकते हैं इससे कम पानी में ज़्यादा जगह पर क्या कहते हैं इरिगेशन हो जाता है, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली इरिगेट किया जा सकता है एरिया पे, ठीक है, और यहाँ पे वाटर लॉस कम होता है, सीपेज और एवोपरेशन भी कम होता है। ठीक इसी तरीके से जहाँ पे ड्राई रीजन है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और एवोपरेशन बहुत फास्टली होता है, उस जगह पे हम ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ये ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लांट लगा हुआ है और ये क्या कहते हैं पाइप जारी है, तो इस पाइप से इसके अंदर एक पाइप जाती है और वहाँ पे इसको क्या कहते हैं कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पानी हर जगह नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इनके रूट्स में जाता है, ठीक है, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। और ट्रिकल इरिगेशन उसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन और हॉट एवोपरेशन होता है, बहुत फास्टली एवोपरेशन होता है, वहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। ये पूरी कहानी थी किसकी, क्या कहते हैं वाटर की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो अभी हमने पढ़ा लैंड और वाटर, ठीक है, इन दो चीज़ों से ही जो है मेनली लैंड, वाटर और एयर तो हर जगह मिलती है, वाटर में भी और लैंड में भी। इन तीनों चीज़ से मिलकर एक लाइफ जनरेट होती है, ठीक है। हमने वो पढ़ा था बायोस्फीयर के फॉर्म में कि बायोस्फीयर वेयर ऑल थ्री आर कंक्लूडेड एंड क्या कहते हैं
वहाँ पे लाइफ सरवाइव करती है। अब जब लाइफ सरवाइव करती है तो ह्यूमन के अलावा भी कई लोग रहते हैं, और उन ह्यूमन के अलावा जो है वो इसमें वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो कितने तरह के लोग होते हैं वो चीज़ हम इसमें देखेंगे, और नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है ये चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ उन्होंने बायोस्फीयर के बारे में ही समझाई है। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन कॉन्टैक्ट द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की जगह जो है वो बायोस्फीयर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर लिविंग बिगिंस आर द इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। ये दोनों ना एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और किस तरीके से डिपेंडेंट हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जो जिस तरीके से एक दूसरे को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स बनाते हैं उसको बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। Vegetation and wildlife is a valuable resources. Plant provide us the timber, give shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil. तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन है ना वो हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। आपके घर में कोई भी चीज़ बनी हुई हो जो विदाउट मेटल है वो सब और सब नेचुरल वेजिटेशन के दम पे बनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपके विंडो, आपके डोर, सब कुछ लाइव वेजिटेशन के, ये नेचुरल वेजिटेशन की वजह से बने हैं। साथ ही मेन चीज़ जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, फूड की वजह से ये नेचुरल वेजिटेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्माइन ऑयल, गम्स, मेडिकल प्लांट्स, ये सब जो है वो सब आपको नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। देखिए आप जैसे जिस तरीके से आपकी क्लास में डिफरेंट तरीके के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं और अलग अलग काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, और वो क्या कहते हैं डिफरेंट काम करते हैं। डिफरेंट काम करते हैं इन द सेंस कि वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमें मीट, कुछ हमें हाइड्स, कुछ हमें वूल्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं और कुछ लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वो सब अलग अलग, कुछ हमें हनी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। और कुछ बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स को खाते हैं और हमारे क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंट है उससे इंसेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये, हाँ दूसरा क्या लिखा है, वल्चर्स के बारे में लिखा है। वल्चर्स जो हैं वो डेड लाइव स्टॉक ऑफ स्कैवेंजर्स को खाते हैं। क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के क्लिंजर्स माने जाते हैं ये, इनको वल्चर्स को बोला जाता है क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। सो एनिमल्स आर बिग और स्मॉल, ऑल आर इंटीग्रल एंड मेंटेनिंग द बैलेंस द इकोसिस्टम। अब ये सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अब देखें कि वल्चर्स जो है वो डेड प्लांट्स खा रहा है, कोई हनी बना रहा है, कोई इंसेक्ट्स खा रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं और बैलेंस बनाते हैं इकोसिस्टम के बीच में। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्या हर जगह एक तरह का वेजिटेशन होता है? आप जहाँ रह रहे हैं अपने घर के आसपास जैसा वेजिटेशन है वैसा का वैसा शिमला में आपको वेजिटेशन दिखेगा? क्या वैसा का वैसा आपको क्या कहते हैं केरला में वेजिटेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या वैसा वेजिटेशन मध्य प्रदेश में दिखेगा? नहीं। हर जगह सेम नहीं होता, हर जगह डिफरेंट होता, और डिफरेंट होने के पीछे रीजंस होते हैं। और रीज़न क्या होते हैं? वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ये रेनफॉल, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेंस फॉरेस्ट, स्पार्सली फॉरेस्ट, इस तरह की ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, स्कार्प्स और टुंड्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है।
जिस रीजन में, अब आगे बता रहा है कि जिस रीजन में हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूज स्ट्रीम में थ्राइव्स, और एक डेंस फॉरेस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलता है कि यहाँ से जो रेज है ना, वो भी पेनेट्रेट करके यहाँ के लैंड तक नहीं पहुँच पाती है। इस तरीके का हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ ए मॉइस्चर डिक्रीज, द साइज ऑफ ए ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, short stone trees and the grass grow, the region of a moderate rainfall following the grassland of the world and thorny shrubs and hubs। अब देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगा, वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा, हमें वहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। और फिर बाद में हमें थॉर्नी और सब्स, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, थॉर्नी सब्स देखने को मिलेगा। अब थॉर्नी सब्स होते क्या हैं, देखते हैं। जो आप डेजर्ट में कैक्टस देखते हो ना, कैक्टस इस तरीके का देखते हो, कैक्टस, ठीक है, इस तरीके का, तो ये जो होते हैं, ये देखने को मिलते हैं आपको थॉर्नी एरियाज में। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर की वजह से एवोपरेशन होता है, तो यदि लीव्स बड़ी होंगी तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और लीव्स ये छोटी होंगी तो एवोपरेशन कम होगा। उसकी वजह से इस तरीके के प्लांट्स हमें डेजर्टिक एरिया में देखने को मिलता है। स्क्रब्स ग्रो इन ए ड्राई रीजन ऑफ लो रेनफॉल, वही चीज़ उन्होंने बोली है। Such area is a deep rooted and leaves with the thorny waxy surface reduce the loss of moisture। सेम चीज़ बोलिए जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कॉम्प्रोमाइज ऑफ मॉसेस और लाइचेंस। ये मॉसेस और लाइचेंस आपको पोलर रीजन में दिखेगा और कोल्ड रीजन में दिखेगा, और वहाँ पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन, इसको बोला क्या जाता है, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन उसी को बोला जाता है जहाँ पे मॉसेस और लाइचेंस दिखते हैं, और ये कोल्ड एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रोइंग द नंबर ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, द फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए वैनिश रैपिडली, देयर इज ए अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ ए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, किस तरीके से क्या कहते हैं, अब देखो वाइल्ड लाइफ है, पहले के टाइम पे जब क्या कहते हैं फॉरेस्ट लॉ और इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, तो एनिमल्स को मारने का बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्रेज़ होता था कि हमने एनिमल्स को मारा, दैट्स मीन वो अपनी पावर दिखाते थे। तो इस तरीके से वो ये चीज़ें करते थे। तो एक बार जो फॉरेस्ट लॉ है वो बनाया गया कि आप किसी भी नेचुरल वेजिटेशन वाले प्लेस पे जाकर और उनको हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए कंजर्व करने के लिए उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं। फॉरेस्ट आर आवर हेल्थ। अब देखो हमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी सॉइल जो है वो फ्लो ऑफ हो जाएगी, डिग्रेडेट हो जाएगी। तो इतनी सारी जब प्रॉब्लम आने वाली है तो हम फॉरेस्ट को कट ही क्यों कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को नहीं कट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की है और अपने अंदर लाने की चीज़ें हैं, क्योंकि क्या कहते हैं यदि आप उनको कट करते हो तो वो आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट करती हैं। Plant gives shelter to the animal and together they maintain the ecosystem. Change the climate, human interference can cause the loss of a natural habitat, the plants and animals. ठीक है, ये लॉस जो होता है नेचुरल हैबिटेट के बीच में, वो प्लांट और एनिमल के बीच में जो रिलेशन है ना उसको भी खराब करता है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम द वनरेबल, बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो वनरेबल बन जाती है, एंडेंजर्ड एंड सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ द एक्सटिंक्ट, और कुछ ऐसी भी एनिमल है जो एक्सटिंक्ट क्राइटेरिया पे पहुंच चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसके द्वारा जनरेट की गई हैं, ह्यूमंस के द्वारा और नेचुरल फैक्टर के द्वारा, जो एक्सीलरेट करती हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो इस तरीके की हालत में पहुंच जाते हैं। ये आफ्टर सुनामी की चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, द एनिमल्स ऑफ पोचेस फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड्स, जो मैं आपको बता रही थी कि लोग मारते थे और उन लोगों को इलीगल ट्रेड करते थे, उसके हाइड्स का, स्किन का, नेल्स का, टीथ का, हॉर्न्स का, तो ये सारे ट्रेड करके वो पैसे कमाते थे। उन सब चीज़ों को रोका गया बाद में, ठीक है। हम कुछ ऐसे एनिमल्स है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, इस तरीके के जो क्या कहते हैं हमें मिलते हैं। लेकिन इन सबको कंजर्व करने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, जिससे वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। एक लेक्स और वेटलैंड्स बनाया, जो उनकी जो ज़रूरत है पानी पीने की और जो भी ज़रूरत है उन सबको वो कंजर्व कर सकें, ठीक है। साथ में ये क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ओशियानिक एनिमल को भी कंजर्व किया जाता है, ठीक है, उनको भी कोई हार्म ना पहुँचाए वो चीज़ की जाती है। देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, द रिलेटेड नंबर ऑफ ए स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब, human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने बना दी कि हम इनको कंजर्व करेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाना पड़ता है जिसके थ्रू ही लोग फॉलो करते हैं। ड्यू टू indiscriminate killing several birds and animals either become extinct or not was of extinct, ठीक है। जिन एनिमल्स को मारा गया ना, तो उनका एक इकोसिस्टम ही हिल गया। अब इकोसिस्टम जब हिल गया तो वो एक्सटिंक्ट पे पहुंच गए, या फिर वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्ट मतलब वनरेबल सिचुएशन पे वो पहुंच गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है सोशल फॉरेस्ट्री की और वन महोत्सव की, जिससे इंक्रीज कर रही है रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे आप जैसे बच्चों को कि कोई आपके आसपास जो है वो एनिमल्स को ना मारे, और किसी के घर पे आपको ये कोई ऐसी स्किन और ये सारी चीज़ें दिखती हैं, आपको एलिफेंट के टीथ और ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। मैनी कंट्री पास लॉ, हमने भी लॉ बना रखा है कि यदि आप एनिमल्स को मारते हैं तो आपको 7 साल की या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, इवन सेंटेंस टू डेथ भी हो सकता है, आपको क्या कहते हैं मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। सेम केस डियर को मारने वाला केस जो सलमान खान के साथ चल रहा है, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट स्टिल यदि सलमान खान उसमें फंसते हैं तो उनको डेथ की क्या कहते हैं डेथ सेंटेंस या 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब वो लॉ पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या कहते हैं एविडेंस पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। तो हमने भी उस तरीके के लॉ बना रखे हैं, ट्रेड एज वेल, किलिंग द बर्ड्स एंड एनिमल्स। इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पीकॉक इज़ इलीगल, इनको इलीगल मान रखा है, ठीक है। अब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, ठीक है। ये साइट्स जो है इसमें लिस्टेड है सेवरल स्पीसीज और एनिमल्स और वर्ड, ठीक है, जहाँ पे उन वर्ड्स और एनिमल्स को ट्रेड के लिए प्रोहिबिट किया गया है, और प्लांट को कंजर्व किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को एथिकल ड्यूटी बताई है एवरी सिटीजन्स के। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल पार्क, क्योंकि अपन ने नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, तो नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क जो है वो नेचुरल एरिया है डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। एक ऐसा एरिया, नेचुरल एरिया बनाना जिसको प्रोटेक्ट करना, जिसकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनी रहे और साथ में उसका जो इकोसिस्टम है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सीरीज ऑफ ए प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये एरिया है,
नेशनल पार्क, ये एरिया है नेशनल पार्क। इन दोनों के बीच में भी कुछ एरिया है जो प्रोटेक्टेड है, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने वाला एरिया को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इंटेंडेड डिमार्केटेड द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी प्लेस होती है जहाँ आपको जाने आने की तो अनुमति होती है, लेकिन नेशनल पार्क में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसमें कोर एरियाज होते हैं जिसके अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जहाँ पे कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइट्स। साइट्स क्या है? साइट्स का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। कन्वेंशन ऑफ ए इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फोना। कोई भी इंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसको इलीगल बनाया है इस साइट्स ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी उसी तरीके से है। ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, जिसका एम है कि इंश्योर किया जाए कि इंटरनेशनल ट्रेड्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स का ना हो और डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल पे भी थ्रेट ना आए। रफली कितने 5000 एनिमल्स, ठीक है, और 2000 स्पीसीज ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड, इन सबको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, होपफुली ये पूरे चैप्टर में जो है वो कंजर्वेशन की बात की गई है। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।